गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी। वरण्यम बैच का स्टार्टअप हो चुका था और आज जो आप लेक्चर देखने जा रहे हो वो आपके सेट थ्योरी का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा और सेट थ्योरी में इक्विवेलेंट सेट तक के कॉन्सेप्ट को देखा। आज उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को देखना है और चंगू मंगू के दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। और जो एक नया क्वेश्चन लेके आया है चंगू, कल तो मंगू आया था, आज चंगू लेके क्वेश्चन आया है, उसको देखना है। बस एक बात है कि आपका आज उस चॉकलेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आया, कोई बच्चों ने उसका सॉल्यूशन नहीं दिया, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन आप कोशिश करो कि आप उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, दिमाग लगाओ। वैसे कल के चॉकलेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के लेक्चर में अवेलेबल होगा, डेली का डेली आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी मिलता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। आप करो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं रोज कहना भूल जाता था, प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। देखो बच्चों, क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक बार चीजों को ध्यान में रखें कि हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे थे, ठीक है। और टाइप्स ऑफ सेट में हमने इक्विवेलेंट सेट तक के कॉन्सेप्ट को कर लिया था। हम समझ गए थे कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। अब इसके बाद आज का जो सबसे पहला आपका टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहली जो चीज आती है वो आएगी आपके पास इक्वल सेट। कौन सा सेट मेरे प्यारे बच्चों? इक्वल सेट आ जाएगा। लेकिन हम आपको एक चीज बताते हैं, इक्वल सेट को पढ़ने से पहले यह जरूरी है कि हम सबसेट का कॉन्सेप्ट डेवलप करें, क्योंकि जब तक हमें सबसेट नहीं पता होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, आप इक्वल सेट के कॉन्सेप्ट को नहीं डेवलप कर पाओगे, ठीक है ना। तो आ जाओ पहले हम सबसेट पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब हम जाके इक्वल सेट करेंगे। दूसरी चीज, आज के क्लास के बाद आप आरडी शर्मा में एक्सरसाइज 1.2 तक के क्वेश्चन को कर सकते हो और साथ ही साथ जो असाइनमेंट आज के लिंक में आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस चारों पांचों पन्ने को कर सकते हो। आपको जो असाइनमेंट दिया गया है उसको खोलो, खोल के देखो। आप बहुत टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया गया है, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलते चलेंगे, यानी अब आप क्वेश्चंस कर सकते हो आज के क्लास के बाद, ठीक है। तो चलो भाई, इक्वल सेट अगर समझना है सर, तो आपने बताया कि सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट समझना जरूरी है। तो एक काम सबसेट। तो एक काम करते हैं, इक्वल सेट को अभी रहने देते हैं और हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे जिसको हम लोग कहते हैं सबसेट। अब एकदम ध्यान से समझना, मैं पहले पूरी कहानी लिख दे रहा हूं, फिर एक एक करके चीजों को काफी बेहतर तरीके से हम लोग क्लीन करेंगे और समझेंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा, एक चीज नहीं छूटेगा। बस ध्यान से, मन से, कंसिस्टेंसी के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। देखिए क्या कहा गया, कहा गया कि मान लो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। बोला गया कि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब होता है वैसे सेट जिसमें कि एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। ऐसा? अरे नहीं सर, वो तो एम्प्टी होता है। यानी नॉन एम्प्टी का मतलब एक ना एक तो एलिमेंट हो ही, खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अब क्या कहता है, मान लिया नाउ इफ ए इज सबसेट ऑफ बी then all the elements of A are in B and it is denoted by A is subset of B.
आप समझने की कोशिश करो मेरे बात को, बड़े ध्यान से कोशिश करो एकदम समझने की हम क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लो, समझना मेरे कॉन्सेप्ट को समझो, देखो मेरे तरफ। मान लो कि मेरे पास एक सेट है A, ठीक है, ये वाला सेट कौन सा है A, एक दूसरा सेट है B। एक सेट तो A हो गया और दूसरा सेट है B। अब ऐसा बोला जा रहा है कि A B का सबसेट है। क्या बोला जा रहा है? A B का सबसेट है। मैं लिख दूं क्या? एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। ये है A और ये है B, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ये है A और ये वाला है B। तो बोला जा रहा है कि A जो है वो B का सबसेट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि A का सारा एलिमेंट, A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, अगर वो सारा का सारा एलिमेंट B के अंदर भी है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि मेरा जो A है वो B का सबसेट है। एकदम ध्यान से समझना, अगर A B का सबसेट होगा इसका मतलब A का सारा एलिमेंट किसके अंदर होगा? B के अंदर होगा। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट? तो एकदम याद रखो कि अगर A का सारा एलिमेंट B के अंदर है तो आप कहेंगे कि A जो है वो B का सबसेट है। जैसे एग्जांपल से समझो, काफी बेहतर समझ में आएगा। मान लेते हैं बच्चों, एकदम ध्यान से देखो, एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि A लिखा हुआ है 1, 2, 3, है ना, और B जो है वो लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। एक बात बताओ, क्या A का सारा एलिमेंट B में है? A का सारा एलिमेंट B में है? यस सर, A का सारा एलिमेंट B में है। तो हम कहेंगे, हम यहां पे क्या कहेंगे? हियर all the elements of A are in B. Here all the elements of A are in B. Therefore A is subset of B. ये जो साइन देख रहे हो ना बच्चे, ये साइन होता है सबसेट का। ठीक है ना, एकदम सिंपल बातें है ना, समझ में आ रही है ना? मैं फिर से समझा रहा हूं। चलो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग सबसेट पढ़ रहे थे। अब हमें यह समझना है कि सबसेट क्या होता है, किसको कहा जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है सबसेट का। तो कहा गया कि मान लो दो सेट है, एक है A और एक है B। अब अगर ऐसा हो कि A B का सबसेट हो जाए, A B का सबसेट हो जाए, तो ये कब पॉसिबल है? जब A का सारा एलिमेंट B में हो। यानी, अब जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना, यानी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होता है जब पहले वाले सेट का सारा एलिमेंट दूसरे वाले सेट में हो। अगर ऐसा होगा तो पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट कहलाता है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, A का सारा एलिमेंट B में था एंड दैट्स व्हाई A जो है वो B का सबसेट है। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या B का सारा एलिमेंट A में है? एकदम नहीं, B का सारा एलिमेंट A में नहीं है, क्योंकि B में तो 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 4 और 5 तो A में है नहीं, 1, 2, 3 तो है, लेकिन क्या 4 और 5 है? नहीं, तो B A का सबसेट नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि A B का सबसेट कैसा है, और सबसेट की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी, हो गई है ना? तो बस इसी को लेकर चलो, इसको उतारो, फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं। चलो बच्चों, प्लीज आगे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतारिए। चलिए अब थोड़ा सा इस पे क्वेश्चंस वगैरह करें हम लोग क्वेश्चंस करके कॉन्सेप्ट को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा इसको बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे एक सिंपल सा देखो, एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, जैसे A बराबर लिखा हुआ है, समझिए A बराबर लिखा हुआ है 1, 2 और 3, ठीक है, और B बराबर लिखा हुआ है 2, 3, 6, 4, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई साहब क्या मेरा A B का सबसेट है? क्या A B का सबसेट है?
गारंटेड बता रहा हूं, आप लोगों में से बहुत बच्चे ये नोटिस कर लिए होंगे कि नहीं सर, ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है। 1 2 3 है, इसमें कहां 1 2 3 है? अगर होता तो हम कहते। अच्छा, वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, क्या B A का सबसेट है? क्या B के सारा एलिमेंट A में है? नहीं, B के भी सारे एलिमेंट्स A में नहीं है, यानी B भी A का सबसेट नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? एकदम अच्छी बात। चलो एक और हम यहां पे सेट बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो गया C। अब अगर हम अगला स्टेटमेंट लिख दें कि मेरा जो A है वो सबसेट है C का, तो क्या ये सही बात है? चेक करते हैं सर। अगर A C का सबसेट है, इसका मतलब है कि A का सारा एलिमेंट C में होना चाहिए। तो आओ ना चेक करें, 1 2 3 1 2 3, अरे है, A का सारा एलिमेंट C में है, यानी ये सबसेट होगा, नहीं होने का सवाल नहीं है। वेरी गुड। डी नंबर पे आते हैं, क्या मेरा B C का सबसेट है? चलो आओ चेक करें, बताओ B में कौन है? 2 3 6 4। अच्छा 2 3 6 4, हाँ, B का भी सारा एलिमेंट C में है, यानी ये भी हमारा C का सबसेट होगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको सबसेट की कॉन्सेप्ट काफी बेहतर तरीके से क्लीन हो गई होगी कि कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट नहीं है ना? अच्छा, ये जो साइन देख रहे हो, इस साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसेट का साइन। किस चीज का साइन है मेरे प्यारे बच्चों? सबसेट का साइन। ठीक है ना? तो बोलो भाई, सबसेट की कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत सुंदर बात। याद करो, जब मैं तुम लोगों को नल सेट के बारे में बता रहा था, एम्प्टी सेट के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाई थी जुगाड़ की बात में। मैंने क्या लिखवाया था कि जितने भी नल सेट होते हैं, यानी नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट। मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाई थी, मैं उस स्टेटमेंट को फिर यहां पे लिख रहा हूं। मैंने क्या लिखवाया था? नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट। दुनिया में जितने भी सेट हैं उन सब का सबसेट होता है नल सेट। कैसे सर? तो देखो, नल सेट क्या होता है? फाई, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब अगर हम पूछें कि क्या फाई ए का सबसेट है, तो एकदम जी हां, हमारा फाई ए का सबसेट है। अगर हम आपसे पूछें कि क्या फाई बी का सबसेट है, जी हां, बी का सबसेट है। क्या फाई सी का सबसेट है? जी हां, सी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि फाई एक ऐसा सेट है जो दुनिया में कोई सा भी सेट हो, उन सब का क्या होगा? उन सब का सबसेट होगा। सबसेट नहीं होने का सवाल ही नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा सर कैसे? नहीं मतलब देखो, यहां क्या है कि यहां पे बहुत बच्चों के दिमाग में, अब देखो, अगर यहां पे क्लासरूम चल रहा होता, बच्चे बैठे होते, तो पक्का कोई ना कोई बच्चा हाथ उठाता और चंगू की तरह क्वेश्चन पूछता। क्या क्वेश्चन पूछता? कि सर जी एक बात बताओ, ए जो है वो सी का सबसेट है। मैं बोलूंगा यस चंगू, ए सी का सबसेट है, लेकिन एक बात बताओ, ये इसका सबसेट क्यों है? तो बोलूंगा यार अभी तो मैंने समझाया, ए सी का सबसेट इसीलिए है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर हैं। ए के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर हैं और इसीलिए ए सी का सबसेट है। तो चंगू बोला फिर वेट करो। तब तक मंगू आ गया, बोला भाई साहब ऐसा है सर, आपने बड़े अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन अब ये बताओ कि इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। फाई के अंदर, नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका कौन सा एलिमेंट इसके अंदर या इसके अंदर या इसके अंदर है? हम इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो सबसेट कैसे पता लगाएंगे? अगर इसमें एलिमेंट होता तब हम कहते कि अच्छा, इस फाई का सारा एलिमेंट इसके अंदर है और इसीलिए फाई मेरा ए का सबसेट है। लेकिन इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो कैसे करेंगे? तो फिर मंगू बोला कि हम बताते हैं सर।
चंगू के इस क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं। वो बोला, अच्छा चंगू ये बताओ कि इसके अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ए के अंदर नहीं है। ला, मामला फंस गया भाई। ना तो आप ये बता सकते हो कि इसके अंदर का कौन सा एलिमेंट इसमें है, और ना ही आप ये बता सकते हो कि इसके अंदर का कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि इस डिलेमा को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि हम ये मान लें कि मेरा जो नल सेट है वो सारे के सारे सेट का सबसेट है, यानी इसके अंदर कोई भी इसके अंदर एक न एक तो ऐसा जरूर होगा जो सबसेट होगा। तो हम लोग तब से मानते हैं कि भैया नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट। तो दुनिया में कोई भी सेट हो उसका एम्प्टी सेट यानी नल सेट उसका सबसेट होना है। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये बात समझ में आई, इस चीज को उतारिए। फिर थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और थोड़े और बेहतरीन क्वेश्चंस को देखेंगे, बिकॉज आज क्वेश्चंस भी होंगे, में भी थोड़े क्लास लंबे भी हो सकते हैं। वैसे भी अपने लोग 1 घंटा तो क्लास ही करते हैं, अगर 15 मिनट बढ़ भी जाता है तो क्या हो गया, है ना। चलो भाई साहब स्क्रीनशॉट लेके, अच्छा एक और चीज, तुम लोगों ने यार होमवर्क नहीं भेजा मेरे को, मतलब होमवर्क इन द सेंस आपने अपना जो नोट्स, मैं तुम लोगों को बोला था यार, जो लोग देखो यार समझो मेरी बात को, हम लोग पता है हम लोग बहुत काफी मेहनत करते हैं। आपका जो बैच बना है ना वरण्यम बैच, हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं आपके बैच पे पढ़ाने के लिए। डेली पर्टिकुलर टाइम पे मेरा वीडियो तुम देखोगे एग्जैक्टली 7 बजे या 7 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। फिर असाइनमेंट तैयार करना, फिर टॉपिक बताना, फिर बढ़िया क्वेश्चन, चंगू मंगू क्वेश्चन, चंगू मंगू थोड़ी खोज के लाते हैं यार, मैं ही खोज के लाता हूँ। तो वो ऐसे वैसे क्वेश्चन खोज के लाना, उसका सॉल्यूशन देना, तो काफ़ी मेहनत लगता है बच्चों ऑनलाइन पढ़ाने में। और अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आपका आउटपुट मुझे, जैसे देखो पहले दिन मुझे 3 लोगों ने अपना नोट्स भेजा था, मुझे काफी अच्छा लगा। ठीक है, आप जैसा भी बनाओ भेजो, अच्छा लगता है। जैसे आपने कल मैंने जो पढ़ाया, ठीक, आपने उसका नोट्स भेजा ही नहीं, ठीक है, तो उस चीज को भेजने की कोशिश करो यार। हर लेक्चर का नोट्स भेजो, हर लेक्चर का जो तुमने नोट्स लिखा है भेजो, मुझे लगना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो। और दूसरा प्रेजेंट सर भी लिखो, क्यों नहीं लिखते हो प्रेजेंट सर यार? ठीक है, तुम मत रजिस्ट्रेशन कराना, 27 तारीख को तुम मत रजिस्ट्रेशन कराना, तुम मत पढ़ना, लेकिन जब तक क्लास देख रहे हो तब तक तो प्रेजेंट सर लिखो। जब नहीं देखना तो मत देखना, तुम पे कोई मतलब कंपलसरी थोड़ी ना है कि आपको कराना ही कराना है। आपको अगर पसंद आता है, आपको हमारी मेहनत, हमारी तरीके समझ में आते हैं कि यस सर हम पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, हमको समझ में आएगा, हम इसको लेके एडवांस निकाल सकते हैं, तो फिर रजिस्ट्रेशन कराओ, तभी तो डेमो दे रहे हैं ना हम लोग। चलो बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा चीज लिखे हैं, आपको बस समझना है। जैसे हमने एक सेट दे दिया है ए, और ए क्या है मेरा 1,2, देन ब्रैकेट के अंदर 3,4, देन 5,6 एंड देन ब्रैकेट के अंदर ए एंड देन 7,9, ये ठीक। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आपको देखो क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बी लिख दिया और हमने यहाँ पे लिखा 1,2 और हमने फिल इन द ब्लैंक्स और ए लिख दिया। हमने सी क्वेश्चन लिया और हमने लिखा 3,4 और फिल इन द ब्लैंक्स और अगेन ए लिख दिया। हमने लिखा डी और यहाँ पे हमने बनाया नल सेट और यहाँ पे ए लिख दिया। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 3,4, ए, और इसका फिर से हमने एक सबसेट बना के यहाँ पे ब्लैंक करके ए लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले जगह हैं, जितने भी खाली स्थान है, वहां पे आपको मात्र 2 ही सिंबल लगाना है। एक या तो आप ये लगाओगे बिलोंग्स टू का, और नहीं तो आप सबसेट का सिंबल लगाओगे। तो आपको बताना है कि कौन सा सिंबल कहां लगेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे बच्चे होते तो मजा आता, हम लोग इंटरेक्ट करते, क्वेश्चंस पूछते, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने मन से बनाओ, पॉज करो वीडियो को, 2-3 मिनट सोचो और बनाओ, और उसके बाद जब आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट करो कि यस सर इसका ये आंसर आया है। चलो आ जाओ हम इसकी बात करते हैं, इस पे देखते हैं, इसका काम करते हैं। सर अगर हम 1 की बात करें, है ना, तो सबसे बड़ी बात है कि क्या 1 ए से बिलोंग कर रहा है? जी हाँ, 1 ए में है, तो यहां पे बिलोंग का लगेगा, सबसेट का साइन नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम 2,3 की बात करें, 1,2 की, तो ये एक सेट है, तो इसके अंदर ये अगर सेट है 1,2, देखो तो क्या इस 1, 2 का सारा एलिमेंट ए में है? जी सर, 1,2 का सारा एलिमेंट इसमें है, यानी ये हमारा सबसेट हो गया।
ठीक है। लेकिन जब हम इस पे आए 3,4 तो हमसे कोई पूछेगा कि क्या इसका सारा एलिमेंट इसमें है? अरे मेरे भाई, ये पूरा का पूरा, ये पूरी पैकेट जो है इसके अंदर है। तो ये पूरी पैकेट इससे बिलोंग कर रही है, इसका सबसेट नहीं है। देखो अगर सिर्फ 3,4 लिखा होता तो हम सोचते भी, लेकिन ये देखो ये पूरी पैकेट इस पैकेट के अंदर है, ये पैकेट में बंधा हुआ है। अगर इसने कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया तो ये पैकेट हो गया। अब ये पैकेट पूरा इसके अंदर है तो हम कहेंगे कि ये इससे क्या कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो पैकेट है ये हमारा इसके अंदर एलिमेंट की तरह है। यहां पे तुमको ये सेट लग रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा सेट इस वाले सेट का एलिमेंट है ना जी। जैसे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, वैसे ये पूरा का पूरा पैकेट इसका एलिमेंट है। ये 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, ये पूरी पैकेट इसकी एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है और 9 एलिमेंट है। उसी तरीके से ये इसका एलिमेंट ना होगा तो अगर एलिमेंट होगा तो बिलोंग्स टू लगाएंगे, सबसेट लगाता तब ना सबसेट लगाते, ये तो एलिमेंट है। ये पूरी पैकेट यहां पे किस तरह का रोल प्ले कर रही है? एक एलिमेंट का रोल प्ले कर रही है। तो बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ खा जाते हैं और सबसेट लगा देते हैं, तो मत करना। नेक्स्ट ये बताओ एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट, आराम से लगा देंगे। यहां देखो, यहां 3,4 इसका एक एलिमेंट था, ये वाला भी इसका एक एलिमेंट था, तो इन दोनों एलिमेंट को लेके एक सेट बना दिया गया। इस एलिमेंट को भी लिया गया, इस एलिमेंट को भी लिया गया और 2 एलिमेंट को लेके सेट बना दिया गया। तो जो सेट बना, इस सेट का सारा एलिमेंट, यानी ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों ही इस वाले सेट के भी एलिमेंट है, ए के भी एलिमेंट है, तो यानी ये वाला इसका सबसेट है। आ रही है ना बात समझ में? ये वाला फिर से समझो, ये वाला फिर से समझो। हमने क्या किया कि हमने एक सेट, जैसे ये पूरा पैकेट एक लिया, दूसरा ये पैकेट लिया और दोनों ही पैकेट को लेके एक सेट बना दिए। अब ये जो सेट बना है, अगर इस सेट का सारा पैकेट इसमें भी होता तब जाके हम कहते हैं कि ये सेट ए का सबसेट है। तो आओ जरा चेक करें, क्या ये वाली पैकेट इसके अंदर है? यस सर, ये पूरी पैकेट इसके अंदर है। क्या ए इसके अंदर है? यस सर, ये ए भी पूरी पैकेट इसके अंदर है। यानी ये चीज इसका सबसेट है, ना कि एलिमेंट। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आर डी शर्मा में भी मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट्स में भी मिलेंगे। तो आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और अगर आए तो आराम से फोन करो और फोन करके पूछ लो। तो चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, फटाक से इसको उतारो, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी कर लो। देखो बच्चों, बहुत कुछ सीखना है, तो एकदम एक एक करके बढ़िया से सीखते चलते हैं और कोई झंझट का बात यहाँ पे नहीं होगा, है ना। चलो आ जाओ, अब एक और क्वेश्चन देते हैं हम तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, राइट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। हमसे बोला गया कि हमको यहां पे कुछ सेट दिए हुए हैं, जैसे मान लो हमारा पहला सेट हो गया a बराबर 1, और बोला गया कि a का सबसेट तो रहा होगा, तो जितने भी सबसेट हैं बताइए कितने सबसेट होंगे। तो हमने कहा चलो यार देखते हैं सॉल्यूशन। तो एक चीज तो फिक्स है, पहला तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा और दूसरा ये खुद 1। क्यों सर? ये इसका सबसेट कैसे? एम्प्टी सेट इज द सेट सबसेट ऑफ ऑल द सेट, और इसका 1 का सारा एलिमेंट तो 1 में है ना, तो इस ए के कितने सबसेट बन गए? 2 सबसेट बन गए। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया? 2 हो गया। उसी तरह हमको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गया b बराबर 1,2, और पूछा गया बताइए टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो सबसे पहला कि भैया एम्प्टी सेट, फिर हमने एक सेट बनाया 1। देखो इसका सारा एलिमेंट इसमें है ना जी, ये एक सेट है, इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें है, 1 है, यहां भी 1 है, यानी ये b का सबसेट है। फिर हमने एक और बनाया 2, और हमने एक और बनाया 1,2। तो देखो तो ये भी इसका सबसेट, ये भी इसका सबसेट, ये भी इसका सबसेट और ये भी इसका सबसेट। ठीक है, तो हम यहां पे कहेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? नंबर ऑफ सबसेट यहां पे 4 हो गए। चलो भाई काफी अच्छा है। उसके बाद हम सी नंबर पे आते हैं। हमने लगाया 1, 2, 3। अब बोले इसका बताओ, इसका सबसेट बताओ हमको, इसके में कितने होंगे। हमने कहा चलो एक तो भाई ये, ठीक, दूसरा 1 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, फिर
3 ले लेते हैं, फिर 1,2 चुन लेते हैं, 1,3 चुन लेते हैं, फिर 2,3 चुन लेते हैं और सबसे आखिरी में 1,2,3 चुन लेते हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे कितने सबसेट हो गए? 8। सर कैसे? सर कैसे? देख लो, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट, तो इसका भी सेट होगा 1। अब 1 वाला इसका सबसेट होगा कि नहीं, तभी पता चलेगा जब इसका सारा एलिमेंट इसमें हो। तो देखो, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें है तो सबसेट होगा, इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर है, सबसेट होगा, इसका भी सारा एलिमेंट इसके अंदर है, सबसेट होगा। इसका देखो 1 और 2 है यानी सबसेट होगा, 1 और 3 है यानी सबसेट होगा, 2 और 3 है यानी सबसेट होगा, 1 2 3 है यानी सबसेट होगा। यानी टोटल कितने सबसेट बन गए? 8। तो सर जब एक एलिमेंट था तो 2 सबसेट बना था, जब 2 एलिमेंट है तो 4 सबसेट बना है, जब इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट बना है ना। तो फिर अगर सर हम कहें कि कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, जब ये बातें मंगू पढ़ रहा था तो उसके दिमाग में भी यही बात आया कि सर अगर 3 है तो बना लिए, 4 अगर आ जाए तो भी मेहनत करके बना लेंगे, 5 आ जाए तो भी मेहनत करके बना लेंगे, लेकिन अगर 20-25 एलिमेंट्स वाला सेट आ गया तब कैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है ना। तो वो फॉर्मूला बताने से पहले हम तुमको एक छोटा सा चीज बताने वाले हैं, और वो चीज है मेरे प्यारे बच्चों कार्डिनल नंबर। याद करो, मैंने बोला था कि कार्डिनल नंबर मैं तुम लोग को अलग से पढ़ाऊंगा कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। ठीक, तो कहा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट इन एनी सेट, किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे अगर मान लो हमको बोलना है कि ए का कार्डिनल नंबर बताइए, अगर हम मान लो यहाँ पे लिखते हैं कि भाई साहब कार्डिनल नंबर ऑफ ए बताओ, तो इतना बड़ा लिखने से ज्यादा अच्छा है कि इसको ऐसे लिख दो, एन और ब्रैकेट में ए लगा दो। इस एन ए का मतलब हो जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए। अगर यहां एन बी होता तो इसका मतलब हो जाता कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अगर एन सी होता तो इसका मतलब होता कार्डिनल नंबर ऑफ सी। तो चलो बताओ ए में कितने एलिमेंट्स है? 1, तो 1 हो। अगर मैं तुमसे पूछूं कार्डिनल नंबर ऑफ बी बताओ कितना है, तो देखो, तो बी में क्या है? बी में 1 और 2, तो 2 एलिमेंट है तो 2 कार्डिनल नंबर। अच्छा, किसी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। अगर हम तुमसे पूछें कि बच्चों सी में बता दो कार्डिनल नंबर, तो कितना बता दोगे? बताओ कितना बता दोगे? 1 2 3 3 बता दोगे। समझ गए ना? तो चलो आते हैं, हम फॉर्मूला की बात कर रहे थे, मैं यहां पे लिखता हूं। तो एक फॉर्मूला निकाला गया, कहा गया इफ अ सेट ए हैव n एलिमेंट्स, अगर कोई सेट के पास n एलिमेंट्स हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पर पावर n। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स हैं, यानी उसकी कार्डिनल नंबर n है, तो उस एलिमेंट, उस सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 पे पावर n होगा। देखो, इसके अंदर 1 एलिमेंट था तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 पे पावर 1 आ गया। इसके अंदर 2 था तो 2 पे पावर 2 यानी 4 आ गया। इसके अंदर 3 था तो 2 पे पावर 3 8 आ गया। यानी ऐसे ही किसी सेट में 4 होंगे तो 2 पे पावर 4 16 आ जाएगा। अगर 5 एलिमेंट वाला सेट होगा तो 2 पे पावर 5 32 आ जाएगा। अगर 6 एलिमेंट वाला सेट होगा तो 2 पे पावर 6 64 आ जाएगा। लेकिन अब बात ये आती है कि मंगू और चंगू, तो चंगू को तो ये फॉर्मूला जब बताया गया तो चंगू बोला कि सर काफी बढ़िया फॉर्मूला है सर, मजा आ गया सर, सही बोल रहे हैं सर आप, सच्चाई है। लेकिन मंगू के दिमाग में एक बात खटक गई। वो कहा कि सर ठीक है, यहां पे सेटिस्फाई कर जा रहा है, यहां पे भी सेटिस्फाई कर जा रहा है, यहां पे भी आपका फॉर्मूला सेटिस्फाई कर जा रहा है, लेकिन क्या जरूरी है
कि ये हर केस में सेटिस्फाई कर जाए। मतलब मंगू चाहता था कि सर जी आप जो है इसका प्रूफ बता दो, इसका प्रूफ बता दोगे ना तो मेरे मन में बेचैनी नहीं रहेगा और मेरा मन शांत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा चलो भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मंगू की बातें सर आंखों पे, है ना। तो हम लोग आ जाओ इसका प्रूफ देखते हैं कि आखिर क्यों अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो क्यों उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 पे पावर n आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो प्लीज इस पूरे चीज को उतार लो, खूब बढ़िया से उतार लीजिए स्क्रीनशॉट लेके और फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार जरा हम देख लें कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। जानते ही डर लगा रहता है ना, बहुत डर लगा रहता है कब क्या हो जाए। सही से रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है, नहीं सही। आइए बच्चों, तो हम लोग इसके प्रूफ की तरफ बढ़ना चालू करें। ठीक है, आप उतार लिए होंगे। बाबू काफी अच्छा प्रूफ है, बहुत अच्छा प्रूफ है, बस ध्यान से देखना, किसी किताब में आपको जल्दी मिलेगा नहीं ये प्रूफ, है ना। लेकिन हाँ हम लोग बता देते हैं ताकि कभी भी आपको अंदर मन में शक ना रहे, है ना। खूब बढ़िया से पढ़ो, IIT निकालना है ना जी, तो एकदम बढ़िया से पढ़ोगे तो ही आएगा, है ना। चलो बच्चे, और सिलेबस की चिंता आप लोग मत करें, सिलेबस की एकदम चिंता मत करो। अगर तुम वरण्यम बैच में हो, सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा तुम्हारा अगले साल फरवरी से पहले, फिक्स है। मेरा मैथ्स का सिलेबस तगड़े तरीके से पढ़ के फरवरी से पहले खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। देखो ऐसा है कि तुम्हारा यहाँ जो 1 घंटे का वीडियो है ना बाबू, ये क्लास का 2 घंटा से कम नहीं है। क्लास में होता तो मैं ये उतारने के लिए तुमको टाइम देता कि भाई साहब उतारो, और फिर मैं इसी से करके टहल रहा होता, तुम उतार रहे होते, समझ रहे हो, तो उतारने में टाइम जाता। लेकिन यहाँ क्या है, बच्चा स्क्रीनशॉट लो, पट से तुम स्क्रीनशॉट लेते हो, हम बता देते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, बहुत फायदा, बहुत टाइम बचता है। यहाँ का 1 घंटा, क्लास का 2 घंटा है। तो समझो फरवरी तक हमारी सिलेबस काफी बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगी, बशर्ते आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए और हमारे वरण्यम बैच से जुड़े रहिए। आ जाओ बच्चों, तो क्या है, हम लोग देखने वाले हैं प्रूफ, है ना। तो चलो उसका प्रूफ देखें। वो प्रूफ हमको तब समझ में आएगा ना जब हम 3 बातें समझ जाएंगे। 3 बातें कौन कौन सी? सबसे पहली चीज हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जो फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल क्या होता है। जब आप फैक्टोरियल जान जाओगे ना, तब तुमको जानना पड़ेगा एक और चीज जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है। और तीसरा एक और चीज आपको जानना पड़ेगा, और वो है मेरे प्यारे बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। अगर ये 3 चीज आप समझ जाते हैं तो आपको गारंटेड उसका प्रूफ समझने में दिक्कत नहीं आएगा। और आपके नॉलेज और इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि फैक्टोरियल और कॉम्बिनेशन आपको आगे चल के एक चैप्टर है अलजेब्रा का, उसमें बहुत डेप्थ में पढ़ना है। बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर ही है और बहुत डेप्थ में उसको पढ़ना है, अलजेब्रा का ही चैप्टर है दोनों। लेकिन अभी हम लोग इतना जान जाएंगे कि हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए, हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाए, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ, बिना देर किए ध्यान दो, यहां पे एकदम ध्यान दो, एकदम आराम से, एकदम धीरे धीरे, है ना। कहते हैं ना कि भोजपुरी में कहा जाता है सिलो सिलो, एकदम आराम से पढ़ना है। तो फैक्टोरियल क्या होता है। तो देखो बच्चों, मैं बोलता हूं ना, हमेशा बोलता हूं कि तुमने जो भी चीजें पढ़ी है ना आज तक, तुमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, जो भी कुछ भी, यहां तक कि ककहारा भी पढ़े हो ना, कहीं ना कहीं तो उसका यूज आएगा, तबे पढ़े हो, अन्यथा आपको नहीं पढ़ाया जाता। तुमने उल्टी गिनती पढ़ी थी, याद है। हम लोग को टीचर लोग बोलते थे कि सीधी गिनती सुनाओ, तो हम लोग सुनाते थे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, फिर हमें टीचर लोग बोलता था कि अब उल्टा सुनाओ, तो हम लोग सुनाते थे 100 99 98 97। पता है वो क्यों याद करवाया गया था? आज के दिन के लिए, इस आज के दिन के लिए, मेरे लेक्चर के लिए वो चीज तुमको याद कराई गई थी। देखो दिखाते हैं कैसे। ये फैक्टोरियल है। अब इसको डिनोट करते हैं, इट इज, पहले जान जाओ ये है क्या। इट इज अ मैथमेटिकल टूल। ये एक सिंपल सा बात समझो, ये एक मैथमेटिकल टूल है, यानी मैथ्स का हथियार है। कुछ रींच ऊंच पिलास उलास टाइप का चीज है जिससे कि आप नट बोल्ट को खोल सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये मैथमेटिकल टूल है जो हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाता है, ठीक है ना। चलो, तो कहा गया इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सक्लामेटरी साइन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, याद है बचपन में लोग ओह अल्लाह
हरी अप, ये सब चीज रहता था, हुर्रे, तो हम लोग ये साइन यूज किया करते थे। ठीक, तो ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसको मैथ्स में अगर यूज कर रहे हो तो फैक्टोरियल पढ़ेंगे। ये साइन किस चीज का है मेरे प्यारे बालकों? ये साइन है फैक्टोरियल का। ठीक है, अब अगर कहीं पे लिखा हुआ है मान लो 1 विस्मयादि बोधक, तो इसको क्या पढ़ोगे? 1 फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको? 1 फैक्टोरियल। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 विस्मयादि बोधक, क्या पढ़ेंगे? 2 फैक्टोरियल। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3 विस्मयादि बोधक, क्या आप पढ़ोगे मेरे प्यारे बालकों? 3 फैक्टोरियल, है ना। अगर इसी तरह कहीं लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, तो क्या पढ़ेंगे इसको? 4 फैक्टोरियल। समझ गए ना। अगर टक 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 कहीं जाके लिखा है n विस्मयादि बोधक, क्या पढ़ोगे? n फैक्टोरियल। ठीक है, तो पढ़ना तो आ गया सर, लेकिन अब ये बताओ इसका मतलब क्या है? तो 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 into 1। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 into 2 into 1। देखो भाई उल्टा गिनती, 3 2 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अच्छा, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। जी हाँ। अच्छा, तो 6 फैक्टोरियल का 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अच्छा, तो 7 फैक्टोरियल 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। आया बात समझ में कि उल्टी गिनती क्यों पढ़ाई गई थी आज के लिए? अगर इस तरह का कंटिन्यूएट प्रोडक्ट है, लगातार हम इंटीजर्स को नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उस चीज को इस फैक्टोरियल से सॉर्ट करके लिखा जा सकता है। यानी अगर कहीं पे n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब समझोगे n, फिर उससे 1 कम, फिर उससे 2 कम, फिर उससे 3 कम, फिर उससे 4 कम, और कम होते होते 3 गुना 2 गुना 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है। आ गई बात समझ में? तो समझ गया ना फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? यानी अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ 3 फैक्टोरियल कितना होता है, तो तुम 3 फैक्टोरियल क्या बोलोगे? 3 into 2 6 बोलोगे। अगर तुमसे कोई पूछ देगा कि 5 फैक्टोरियल बताइए, तो क्या बोलेगा? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी 5 का 20, 60 दूना 120 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो मेरे हिसाब से जहां तक लगता है आप फैक्टोरियल के बारे में समझ गए। एक बार मैं इसको एक साथ बता देता हूं। फैक्टोरियल मैथमेटिक्स का एक टूल है, जैसे डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब एक प्रोसेस होते हैं, टूल होते हैं। वैसे ही एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वैसे ही फैक्टोरियल, लॉगरिथम, ये सब क्या एक टूल है। तो उसी तरीके से फैक्टोरियल भी जो है वो मैथ्स का एक टूल है, जिससे कि हम प्रॉब्लम को थोड़ा आसान करते हैं, हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करते हैं। इसको डिनोट करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ, या फिर एक और साइन होता है बच्चे, एक और साइन से होता है ये वाला साइन। ठीक, अगर ऐसे भी कोई करके यहाँ पे 1 लिख दे तो उसका मतलब है 1 फैक्टोरियल, ऐसे 2 फैक्टोरियल, ऐसे 3 फैक्टोरियल, लेकिन ज्यादातर साइन ये यूज होता है ना, तो ज्यादा काफी होता है। तो अगर कहीं 1 फैक्टोरियल लिखा है तो हम इसको लिखेंगे 1 into 1। अगर कहीं 2 फैक्टोरियल लिखा है तो हम लिखेंगे 2 into 1। अगर कहीं 3 फैक्टोरियल लिखा है तो हम लिखेंगे 3 into 2 into 1। 4 का भी पता है और n का पता है। एक और चीज आप याद रखो कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। क्यों होता है ये हम फैक्टोरियल के क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। जब मेन आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास चलेगा तो ये चीज हम काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसकी चिंता आप ना करें। बस जो बताया गया है ये सिर्फ इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप आने वाले फॉर्मूला जो 2 पे पावर n वाला है उसको अच्छे से प्रूफ समझ पाओ कि यही इसका आंसर क्यों आया, कोई दूसरा क्यों नहीं आ गया। ठीक है ना, तो चलो बच्चों ये फैक्टोरियल तुमको समझ में आ गया होगा। प्लीज इसको अच्छे से उतारिए, फिर हम कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल पे आ जाते हैं। चलो उतार लो मेरे प्यारे बच्चों, उतार लो। अरे उतार लो ना मेरे दोस्तों, उतार लो, है ना। आ जाइए। अगली जो बात है हमारे पास वो है कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन के बारे में, कि आखिर कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे है, क्यों है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो पहले कॉम्बिनेशन तो पढ़ते हैं, पहले थोड़ा बहुत मस्ती हो जाता है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल जाए, है ना। चलो एक काम करो, मान लो कि मैंने तुमको 2 बॉल दे दिया, 3 बॉल दे देता हूं, 3 बॉल, 1 2 3, एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो है। और मैंने बोला कि आप कितने तरीके से 2 बॉल को चुन सकते हो।
हाउ मेनी ways are there to select two balls? दो बॉल्स को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? ठीक, तो आप में से कोई बच्चा आया होगा और उसने बोला कि सर एक काम करो, रेड ब्लू चुन लो, या फिर रेड येलो चुन लो, या फिर ब्लू येलो चुन लो। भाई येलो ब्लू चुनोगे तो आएगा वही बॉल ना, तो बस यही तीन तरीके हो सकते हैं, या तो रेड ब्लू, रेड येलो, नहीं तो ब्लू येलो। तो टोटल कितने तरीके हो गए दो बॉल को चुनने के? तीन तरीके। तो भाई तीन तरीके हमने लिख दिए, यानी हमारे पास तीन बॉल थे, तीन बॉल में से दो बॉल को चुनने का तरीका तीन हो गया। ग्रेट। अब अगर हम इसी खेल को चार बॉल में कर दें, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, चार बॉल में कर दें और बोले कि अब बताओ दो बॉल चुनने का तरीका, तो फिर बच्चा बोलेगा सर रेड और ब्लू चुन लो, या फिर रेड ग्रीन चुन लो, या फिर रेड येलो चुन लो, या फिर ब्लू ग्रीन चुन लो, या फिर ब्लू येलो चुन लो, या फिर ग्रीन येलो चुन लो। तो चार बॉल में से दो बॉल सेलेक्ट करने का तरीका कितना हो गया? 6 तरीके हो गए। अगर इसी तरह मैं आपको 5 बॉल दे दूं, रेड दे दूं, ब्लू दे दूं, फिर मैंने आपको ग्रीन दे दिया, येलो दे दिया, और मान लो आपको मैंने पिंक दे दिया, और बोलूं कि दो बॉल चुन के बताओ कौन कौन से दो बॉल चुन सकते हो, तुम क्या बोलोगे? सर रेड ब्लू ले लो, रेड ग्रीन ले लो, रेड येलो ले लो, रेड पिंक ले लो। उसके बाद ब्लू ग्रीन ले सकते हो, ब्लू येलो ले सकते हो, ब्लू पिंक ले सकते हो। इसके बाद ग्रीन येलो ले सकते हो, ग्रीन और पिंक ले सकते हो, फिर येलो और पिंक ले सकते हो। तो कितने हो गए? 6 4 10 तरीके। 5 बॉल में से दो बॉल चुनने का तरीका 10 तरीका हो गया। लेकिन अगर ये छोटे छोटे हैं, 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, तो आप ऐसे बना के देख ले रहे हो। लेकिन मान लो यही अगर 50 बॉल होते और मैं पूछता 50 बॉल में से 4 बॉल चुनने का तरीका बताओ, 2 बॉल नहीं 4 बॉल चुनने का तरीका बताओ, तब तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसी कॉम्प्लिकेशन को हल करने के लिए मैथ्स में एक आया थ्योरम, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है सर? देखो यहां पे ध्यान से कहा गया कि NCR इस चीज से आपको डिनोट करना होता है। कॉम्बिनेशन को किससे डिनोट करोगे? ऐसे ही लिखना है भाई, ऐसा ही डिजाइन में लिखना होता है NCR। ई नहीं कि अब सर ऐसा क्या लिखा, ऐसा ही लिखता हूं NCR। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। इसका मतलब है नंबर ऑफ वेज, ये नंबर ऑफ वेज मत करो, इसको टोटल नंबर ऑफ वेज करो। टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ N थिंग्स। NCR का मतलब क्या है? NCR का मतलब क्या है? N चीजों में से R चीजों को चुनने का तरीका। NCR क्या है? N चीजों में से R चीजों को चुनने का तरीका NCR होता है। अगर हमारे पास N है, N वो समान है, R वो सामान चुन लेना है, तो कितने तरीके से चुनेंगे? NCR तरीके से। अब ये क्या है फॉर्मूला वो देखा जाएगा, लेकिन पहले ये तो समझो। अच्छा चलो बताओ, अगर कहीं लिखा है 5C2, इसका मतलब क्या समझोगे? 5 चीजों में से 2 चीजों को चुनने का तरीका। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3C2, इसका मतलब क्या समझोगे बताओ? 3 चीजों में से 2 चीजों को चुनने का तरीका। अच्छा मान लो अगर कहीं लिखा है 4C1, मतलब 4 चीजों में से कितने चीजों को चुनना है? 1 चीजों को चुनने का तरीका। अगर 4C2 लिखा है तो 4 चीजों में से 2 चीजों को चुनने का तरीका। अगर 4C3 लिखा है तो 4 चीजों में से 3 चीजों को चुनने का तरीका। अगर 4C4 लिखा है तो 4 चीजों में से 4 चीजों को चुनने का तरीका। अगर कहीं पे 4C0 लिखा है तो 4 चीजों में से 0 चीजों को चुनने का तरीका। और अगर कहीं 4C5 लिखा है तो 4 चीजों में से 5 चीजों को चुनने का तरीका। पट से एक तबड़क पड़ा। क्यों पड़ा भाई? 4 गो सामाने हैं, उसमें से 5 गो सामान के तरह चुन लीजिएगा आप। आपके पास अगर 4 बॉल है तो 4 बॉल में से बहुत चुनोगे तो चारों का चारों चुन लोगे। यार 5 बॉल कैसे चुन लोगे? वो अपना पास से लगा के चुनोगे? नहीं ना। तो 4C5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इससे एक और बात पता चल गया सर कि इस NCR का जो भी फॉर्मूला हो, लेकिन ये जो R है ये हमेशा N से कम होगा या N के बराबर होगा। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो सर कॉम्बिनेशन क्या है मैं एक बार कंप्लीट करता हूं। हमारे पास बहुत सा ऐसा सिचुएशन आता है जब हमारे पास ढेर सारे सामान होते हैं, 10 सामान, 12 सामान, 15 सामान, 20 सामान। ठीक है,
उन सामानों में से हमें कुछ सामान चुनना होता है। अब हम कितने तरीके से चुन सकते हैं, 2 तरीके से, 3 तरीके से, 3 लाख तरीके से, कितने तरीके से चुन सकते हैं, इसको बताने के लिए एक फॉर्मूला है मैथ्स में, और उस चीज को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। उसको कैसे लिखते हैं, NCR। और इस NCR का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट R थिंग्स आउट ऑफ N थिंग्स। यानी अगर कहीं 5C2 लिखा है, इसका मतलब है कुल 2 चीजों को 5 चीजों में से सेलेक्ट करने का तरीका। ठीक। एक और चीज, ये नीचे वाला जो R है ना, ये कभी भी N से छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है, N से बड़ा नहीं हो सकता है। इस बात को दिमाग में रखना है। अब इतने चीज को उतारो, फिर मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और लेके इसको उतारो। तो आपने फैक्टोरियल तो समझ लिया, कॉम्बिनेशन भी समझ रहे हो, लास्ट स्टेज पे हो कॉम्बिनेशन के। मैंने क्या लिखा है बच्चे, मैंने लिखा है NCR। मैंने इसका मतलब क्या बताया है, मैंने इसका मतलब बताया है टोटल नंबर ऑफ वेज टू व्हाट, टू सेलेक्ट R थिंग्स आउट ऑफ N थिंग्स। N चीजों में से R चीजों को सेलेक्ट करने का तरीका NCR कहलाता है। इसमें तो कोई कहीं पे प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं है। अच्छा सर, वेरी गुड। एक और चीज आपने बताई कि R जो होगा वो N से कम होगा या उसके बराबर होगा। अब इसका फॉर्मूला भी बता दो कि आखिर NCR का फॉर्मूला क्या होता है। तो NCR का फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। मतलब सर, तो ये फॉर्मूला है, मैं मतलब समझा रहा हूं आपको। अगर मान लो कहीं पे लिखा है 5C2, तो इसका मतलब तो तुम जानते हो कि 5 चीजों में से 2 चीजों को चुनना है, तो कुल कितने तरीके होंगे। तो फॉर्मूला कहता है 5 फैक्टोरियल, यानी 5 का फैक्टोरियल लगा दिए, R की जगह पे 2 है तो 2 फैक्टोरियल लगा दो, उसके बाद 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल लगाओ। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 2 इंटू 1, और 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस 3 to 1 कटेगा और 2 से 2 कटेगा, कितने तरीके आ गए, 10। याद करो, मैंने 5 बॉल दिया था और उसमें से 2 बॉल सेलेक्ट करने थे, कितने तरीके आए थे, 10 तरीके आए थे। देखो यहां पे भी 5 में से 2 चुनने का तरीका 10 आ गया। इसी तरह से अगर मैं आपको दे दूं बच्चे कि 6C2 निकालो, कैसे लिखोगे आप, इसको ऐसे लिखोगे 6 फैक्टोरियल, फिर बताओ 2 फैक्टोरियल, फिर बताओ 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, है ना। ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां 2 फैक्टोरियल तो हो जाएगा 2, और 6 माइनस 4 फैक्टोरियल फिर से 2 हो जाएगा 2 इंटू 1, है ना। अब देखो यहां से ये 2 इंटू 1 2 कट गया, और 2 से 2 बार में कट गया, तो 6 × 5 = 30 दूना 60, 60 तिरका 180, यानी 6 बॉल 6 × 5 = 30 दूना 60, 60 तिरका, हाँ ठीक है। तो भाई कितने तरीके होगा 6 में से 2 चुनने का, यहाँ पे 2 होना चाहिए, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 2 करोगे तो यहाँ 4 होगा, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो ये 2 इंटू 1 2 इंटू कटा, ये 4 3 12, तो 3 3 कट गया, और यहाँ से 2 से 2 कटा, और ये 2 से 3 कटा, तो 15 तरीके होंगे। वही मैं सोचूं कितने तरीके होंगे, 15। तो 6 बॉल में से 2 बॉल चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे, 15 तरीके हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को। अगर इसी तरह मैं तुमको कहूं कि भाई ये सॉल्व करके दिखाओ 7C4, तो इसका मतलब क्या होगा, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, फिर 7 माइनस 4 यानी 3, यानी यहाँ 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 इंटू को 3 इंटू 2 इंटू 1। सर 4 3 2 1 4 3 2 1 कट गया, यहां से 3 2 6 3 2 6 कट गया, तो 35, यानी 7 बॉल में से 4 बॉल चुनने का तरीका 35 तरीका होगा। आ रही है ना बात समझ में। तो ये है कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट।
ठीक है, आपको बस ये चीजें याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक, तो हमने सर फैक्टोरियल पढ़ लिया, हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, अब बचा है हमारे पास बाइनोमियल पढ़ना। तो चलो इसको उतारो, फिर हम लोग बाइनोमियल के बारे में जानकारी लेते हैं। जल्दी से उतार लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, लेट नहीं करिए, फटाक से उतारिए जितना जल्दी आप उतार सकते हैं। अच्छा चलो बच्चों, ऐसा है कि अब थोड़ा सा टाइम हो गया है, लगभग 50 मिनट के करीब हो चुका है। ठीक है, तो अब बाइनोमियल हम लोग कल देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल के क्लास में इसको पढ़ा जाएगा। तो बाइनोमियल और फर्दर जो आगे की प्रूफ है वो कल के क्लास में देखेंगे। आज हम लोग का जो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है इतना ही काफ़ी है। चलिए बताइए, हमने आज एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सेट में क्या क्या पढ़ लिया? हमने सेट में पढ़ा कि सेट क्या होता है, फिर सेट को डिनोट कैसे करते हैं, फिर बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू और फॉर ऑल का साइन, फिर हमने पढ़ा सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पता चला दो तरीके, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। फिर हमने पढ़ा कि सेट के टाइप्स कितने होते हैं, तो हमने नल सेट पढ़ा, सिंगलेटन पढ़ा, पेयर सेट पढ़ा, इक्विवेलेंट सेट पढ़ा। उसके बाद हम इक्वल सेट पढ़ रहे थे, तो हमें पता चला कि इक्वल सेट को पढ़ना तब ज़्यादा बेटर है जब हमें सबसेट के बारे में पता चल जाए। तो हमने सबसेट पढ़ा और सबसेट के बाद हमने क्या देखा कि कितने सबसेट हो सकते हैं। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट की संख्या 2 पे पावर n होती है। इस थ्योरम का हमें प्रूफ चाहिए था। तो जब हम प्रूफ की तरफ बढ़े तो हमने फैक्टोरियल पढ़ा और कॉम्बिनेशन पढ़ा। अब बाइनोमियल एक बच गया। बाइनोमियल थ्योरम मैं आपको कल के क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और उसकी प्रूफ। देन हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, छोटी सी चीज है। फिर इक्वल सेट पढ़ेंगे, कार्डिनल नंबर हम देख चुके हैं। फिर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, और इस तरह करके हमारा टाइप्स ऑफ सेट खत्म हो जाएगा। तो काफी जल्दी हम लोग अपने सेट थ्योरी चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया है। चलो अब क्या करते हैं कि जो कल जो मंगू क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन आपने लिखा है, आपके पास होगा, मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूं कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर आता, कैसे उसका प्रूफ था। क्वेश्चन था कि हमारे पास एक सर्कल था बच्चों, समझिएगा मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से, और इस सर्कल में एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका पहले से था। इस सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका पहले से था, यहां पे 90 डिग्री बना होगा। मान लो इस 90 डिग्री वाले से हाइपोटेनस पे एक गिराया गया परपेंडिकुलर, मान लेते हैं कि उस परपेंडिकुलर का हाइट था h, ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस थी मेरे प्यारे बच्चों r। इस सर्कल की रेडियस क्या थी, r थी। इसमें तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला कि इस सर्कल की रेडियस r थी, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक सिंपल सा काम करेंगे बच्चों। ये 90 डिग्री अगर है, समझना, ये अगर 90 डिग्री है तो पक्का ये कहीं ना कहीं ये डायमीटर रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो ये जो साइड है ना, ये साइड ये होगा तुम्हारा 2r के बराबर, ये साइड 2r के बराबर होगा। लेकिन छोड़ो, हमको 2r से मतलब नहीं है। हम इस साइड को मान लेते हैं a, इस साइड को हम मान लेते हैं b, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब अगर हम कहें कि हमें एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बोलो, एरिया तो यही होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इस हाइपोटेनस को हम c मान लेते हैं। ये देखो, ये a है, ये b है और ये हाइपोटेनस c है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि हाफ इंटू बेस इंटू c से, मतलब हाइट से आप इसका एरिया निकालो, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा बता सकते हो आप? तो सर 1/2 है ना। बेस के जगह हम c ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगा। बेस के जगह हमने क्या ले लिया, c ले लिया। और अगर हम बात करते हैं हाइट की, तो ये h मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो h हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा एरिया का पहला फॉर्मूला, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, हमारा हाफ c इंटू h आ गया। अब हम बात करते हैं इसका एरिया का फॉर्मूला, बाय विच फॉर्म। तो इसके एरिया को हम लोग को निकालना है अब हीरोन्स फॉर्मूला से। तो हीरोन्स फॉर्मूला से अगर हम इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है बताओ भाई, सिंपल सी बात बताओ। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल सर्कल के अंदर है तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2r a प्लस बी प्लस सी। अगर तुमको याद हो तो भाई, अगर नहीं याद है तो इसका अगर प्रूफ चाहिए तो मेरे को बताना, मैं इसका प्रूफ आपको दे दूंगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये हो गया 1/2 a प्लस बी प्लस सी r। दोनों ही एरिया का फॉर्मूला है तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो जब इक्वेट करेंगे तो 1/2r a प्लस बी प्लस सी जो है वो बराबर हो जाएगा 1/2 c इंटू h के। यहां से हाफ कटा, ठीक। तो r/h जो रेशियो जिसको पूछा है वो आ गया c/a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। चलो एक और बात,
किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो सम होता है a प्लस बी, वो बड़ा होता है तीसरे साइड से। दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। अब हम दोनों तरफ c जोड़ दें, a प्लस बी प्लस सी, दो इधर भी जोड़ दिए और इधर भी जोड़ दिए, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, जो कि किसके बराबर बड़ा हो गया, 2c से बड़ा हो गया, 2c से बड़ा हो गया। अब अगर हम तुमसे कहें कि मेरे भैया इस 2 को इधर लाओ और इसको इधर लाओ, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो यहाँ 1/2 जो है वो छोटा हो गया c/a प्लस बी प्लस सी से, यहां से ये स्टेप पे आ गया। अब इस 1/2 देखो, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, r/h के, तो हमको दिख गया कि मेरा जो r/h है वो छोटा है 1/2 से, यानी एक चीज पता चल गया कि मेरा जो r/h है वो 0.5 से कम है। तो हमको जो इनइक्वालिटी प्रूफ करना था उसका पहला पार्ट तो हमने प्रूफ कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया। अब देखो दूसरे पार्ट को प्रूफ करने के लिए आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, ये चीज भी देखो ध्यान से। कभी भी याद रखना a² b² जो होता है ये बड़ा होता है 2ab से। a² b² किससे बड़ा होता है, 2ab से, ये चीज बड़ा होता है। a² प्लस b² 2ab से बड़ा होता है। समझने की कोशिश करिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। दूसरी चीज, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो a² प्लस b² किसके बराबर हो जाएगा, c² के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेरा जो c² है वो बड़ा है 2ab से, है ना। अब हम दोनों तरफ a² प्लस b² जोड़ देते हैं, इधर भी जोड़ देते हैं और उधर भी जोड़ देते हैं। तो देखो नहीं, दोनों तरफ c² जोड़ दो, इधर भी c², इधर भी c²। तो c² प्लस c² ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab प्लस c²। ये हो गया 2c² ग्रेटर देन इक्वल टू, बताओ यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा 2ab, और c² को लिख सकते हैं a² प्लस b²। अब ये जो चीज तुम देख रहे हो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2c², है ना, आई मीन सॉरी लेस देन इक्वल टू 2c। रूट लगाएंगे तो रूट 2c इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी लगा लो, ठीक। अब देखो यहाँ क्या होगा, दोनों तरफ c जोड़ दो, इस कंडीशन में भी यहाँ पे भी दोनों तरफ, यहाँ इसको अलग छाटते हैं, दोनों तरफ c जोड़ो, तो रूट 2c प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अगेन हम क्या करेंगे, इसको इधर उसको इधर लेके जाएंगे, तो c/a प्लस बी प्लस सी बड़ा हो जाएगा किस चीज से, किस चीज से बड़ा हो जाएगा, 1/√2 + 1। और इस चीज की जो वैल्यू होती है वो कभी भी 0.4 से बड़ी ही होगी, ठीक है, 0.4 से बड़ी ही आएगी, छोटी नहीं आएगी। तुम निकाल के देख लेना, √2 का वैल्यू डालना, तुमको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो एक जगह से हमको मिला कि r/h मेरा 0.5 से कम है, और एक जगह से मिला कि r/h मेरा 0.4 से ज्यादा है। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि 0.4 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा r/h 0.4 से लेके 0.5 के बीच में ही घूमता रहेगा। तो ये क्वेश्चन था मंगू का। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे दो ऐसी चीजें हैं जो कि उन्हीं बच्चों को पता होता है जो स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट कहने का मतलब जिन्होंने बढ़िया मेहनत किया है और दिमाग लगाना जानते हैं। पहली चीज ये वाली एरिया का फॉर्मूला, ये एरिया का फॉर्मूला, और दूसरा ये कॉन्सेप्ट, ये जो दो कॉन्सेप्ट मैं तुमको घेर रहा हूं ना, ये दोनों कॉन्सेप्ट के प्रूफ आप खोजने की कोशिश करो कि आखिर ऐसा क्यों होता है और आखिर ऐसा क्यों होता है। ये दोनों, ये तो काफी आसान है, उसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाओ, वो भी आसान है बट खोज सकते हो। तो पहले एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लो, है ना, उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज का जो क्वेश्चन है जो हमारे चंगू साहब लेके आए हैं, ध्यान से देखिए, चंगू जी आ जाइए, ये देखो आ गए हमारे भाई साहब, और ये है आपका आज का क्वेश्चन। आपको सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन मार्क वाली चीज है उसको बना के दिखा देना है। जो बना के दिखा देगा उसके लिए एक चॉकलेट है, लेकिन यही है कि शाम को 6 बजे से पहले आपको भेज देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको उतार लीजिए। अगर इसके सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आता है तो दोबारा एक बार वीडियो को देखिए, फिर भी अगर नहीं क्लियर होता है तो मेरे को मैसेज करो, मैं इसका सॉल्यूशन तुमको एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। उस वक्त मैं ये और ये दोनों चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक बार आप इसको फिर भी खुद से देखिए। तो आज का चॉकलेट प्रॉब्लम यही था। पिछला चॉकलेट प्रॉब्लम किसी ने नहीं बनाया, पहला चॉकलेट प्रॉब्लम 2 लोगों ने बनाया था, काफी बेहतर है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगाते रहिए, कंसिस्टेंसी में रहो, एनर्जेटिक रहो। जो भी दिक्कत आए उसके लिए हमारे रवि सर, फिजिक्स वाले सर प्रिंस सर और केमिस्ट्री वाले सर से भी आप कुछ भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते सही तरीके से पढ़िए। और प्लीज प्रेजेंट सर का कहना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।